मूवी की शुरुआत में हम हान को देखते हैं जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया होता है और वो इतना नशे में होता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर यहाँ पर वो एक रूम में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को पाता है और वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुमने कैसे भेजा, लेकिन वो लड़की उसे कुछ जवाब नहीं देती और उसके शर्ट के बटन को अनबटन करने लगती है। यहाँ पर हान उसे अपने बाजू से हटाकर बेड पर जाकर लेट जाता है तो फिर वो लड़की उसके बेड पर तक चली जाती है एंड यहाँ पर वो दोनों में मेकआउट होना शुरू हो जाता है जहाँ पर वो लड़का और लड़की अपनी पूरी रात एक साथ स्पेंड कर लेते हैं। और इन सभी के बाद में हम सीधा 6 इयर्स बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी मेन फीमेल लीजा आती है और उसके क्यूट 3 बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है एमी, एबी और एफी। यहाँ पर हम फिर बाद में एक सीन देखते हैं जहाँ पर 2 बॉडीगार्ड्स खड़े होकर एक हैकर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे और ये हैकर सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड का हैकर होता है जिसे कोई भी नहीं हरा सकता। लेकिन यहाँ पर ये हैकर को हम देखते हैं जो छोटू सा होता है और यह और कोई नहीं बल्कि एबी होता है जो हमारी लीजा का सबसे बड़ा बेटा होता है। दूसरी ओर हम एक डॉक्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर लोग एक पेशेंट को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन डॉक्टर्स अपनी हार मान लेते हैं। लेकिन फिर में यहाँ पर आ जाता है एफी जहाँ पर वो डॉक्टर से कहता है कि मैं ट्राई करता हूँ और हमारा एफी उसकी जान भी बचा लेता है और एफी होता है लीजा का सबसे छोटा बेटा। एंड फिर आती है हमारी क्यूटेस्ट एमी जो लीजा की सेकंड बेटी होती है और यहाँ पर वो एक पियानो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है जहाँ पर सभी बड़े लोग होते हैं एंड वो एक लौती छोटी सी बच्ची होती है बट वो इतना अच्छे से पियानो प्ले करती है कि सभी को लग रहा होता है कि मानो इस बच्ची को 100 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो और यहाँ पर उन सभी को उसका पियानो बहुत पसंद आता है। एंड फिर यहाँ पर आता है उसके मिडिल वाला बेटा जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और उसे स्टॉक नॉलेज के बारे में बहुत कुछ पता होता है। मानो वो ऐसा मानो जैसे उसे पूरा मार्केट ही पता हो और यहाँ पर वो अपने गार्ड्स को और अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने स्टाफ्स को बस ऑर्डर देता रहता है कि कहाँ पर तुम्हें पैसे लगाना है और कंपनी को आगे बढ़ाना है। फिर यहाँ पर उसके तीनों के तीनों भाइयों को वॉशरूम जाना होता है जहाँ पर उसकी मम्मा एमी को वहीं पर रुकने के लिए बोलती है और वो चली जाती है उन तीनों को लेकर। दूसरी ओर हमारी एमी एक हैंडसम से बंदे को आते हुए देखती है जो और कोई नहीं बल्कि हान होता है और वो वहाँ पर उसके पास जाकर उसे डैडी बुलाने लगती है। यहाँ पर हान सोचने लगता है कि ये बच्चे कितनी क्यूट है और वो उससे बहुत स्वीटली बात करता है। उसका असिस्टेंट उसे ऐसा स्वीटली बात करता देख शॉक हो जाता है क्योंकि हान को बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद और उसे बच्चों से बहुत चिढ़ाती है। लेकिन यहाँ पर तो सभी चीज़ें अपोजिट ही हो रही थी। फिर यहाँ पर वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि चलो हम तुम्हारी मामा को ढूंढते हैं। इतने में ही लीजा वहाँ पर आ जाती है अपने तीनों बेटों के साथ में जहाँ पर वो सभी के सभी एमी को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद में वो एमी को हान की गोदी में देखती है जहाँ पर वो एमी को बुलाने लगती है। फिर जैसे वो हान को देखती है वो समझ जाती है कि ये तो हान है। फिर उसे पुरानी वाली पास्ट की बातें याद आने लगती है। यहाँ पर हान भी उसे देखकर कुछ ना कुछ याद करने लगता है। फिर जैसे ही लीजा वहाँ से जाने लगती है वो उसे अपने पास खींच लेता है और बोलता है कि लगता है मैं इसका डैडी बनने वाला हूँ। लेकिन लीजा उसे बोलती है कि ज़्यादा मुँह मत चलाओ। इतने में वहाँ पर उसका फ्रेंड जी आ जाता है जहाँ पर वो बोलती है कि ये देखो मेरा हस्बैंड अब यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर एमी कुछ तो बोलने वाली थी लेकिन लीजा उसका मुंह बंद कर देती है। फिर बाद में हान सोचने लगता है कि मैं तो इसे शायद से 6 साल पहले मिला था और इतना जल्दी इसका शादी भी हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में एमी अपने तीनों भाइयों को अपने डैडी के बारे में बताती है कि उनका डैडी कितना ज़्यादा हैंडसम है और वो वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा हैंडसम बॉय और मैन है। एंड यहाँ पर लीजा उसे बोलने लगती है कि एमी कोई भी अनजान आते जाते लोगों को तुम डैडी नहीं बुला सकती, वो लोग ऑफेंड हो सकते हैं और कोई लोग तो तुम्हें किडनैप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एमी चुप हो जाती है। इतने में लीजा को हॉस्पिटल से कॉल आता है और लीजा अपने सभी बच्चों के साथ में हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ पर डॉक्टर लीजा को बोलने लगता है कि मैं आपको अभी से बता के रख रहा हूँ कि आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि आपकी सिस्टर कब तक जिंदा रह पाएगी। इसके बाद में वो बाहर किसी बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनती है और वो उस ग्रैंडमा की हेल्प करने के लिए चली जाती है। फिर यहाँ पर एफी उस ग्रैंडमा के साथ रुक जाता है जहाँ पर वो ग्रैंडमा बोलने लगती है कि मेरी बीमारी और तुम्हारी आंटी की बीमारी बहुत सिमिलर है जहाँ पर वो क्योर नहीं हो सकती। लेकिन एफी उसे दिलासा देकर बोलने लगता है कि आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी इसका सोल्यूशन ढूंढ निकालूंगा। यहाँ पर ग्रैंडमा सोचने लगती है कि ये बच्चा न जाने क्यों मुझे हान जैसा दिख रहा है। इसके बाद में
जब लीज़ा वहाँ से जाने लगती है इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है जो उससे उसके पैसे मांगने लगती है। लीज़ा उसे सॉरी बोलते हुए कह देती है कि एक्चुअली मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा बीमार है, इसलिए मैं तुम्हें वो पैसे नहीं लौटा पा रही हूँ। यहाँ पर वो बोलती है, फिर शीन कहने लगती है कि अभी तक जिंदा है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी सिस्टर कब की मर चुकी होगी। और यहाँ पर लीज़ा को गुस्सा आ जाता है जहाँ उसे बोलने लगती है कि कम से कम ऐसी बातें तो ना क्या करो, और उन दोनों में कम आसा झगड़ा होने लगता है। यहाँ पर वो उसे मारने वाली होती है तो एफी आकर शीन को बाइट कर लेता है, जहाँ पर शीन को और गुस्सा आने लगता है और शीन उस बच्चे को देखकर बोलती है कि ये तो हान जैसा दिख रहा है, कहीं ये हान का बेटा तो नहीं है। इतने में ही वो ग्रैंडमा वो सारी बात सुन लेती है और वह सुनते ही बाहर आके बोलने लगती है कि ये मेरे बेटे का बेटा है, और वहाँ पर वो अपने बेटे को कॉल कर बुलाने लगती है मन में। फिर बाद में हमारी लीज़ा मन में बोलने लगती है कि मुझे कुछ भी करके मेरी एवी की आइडेंटिटी छुपानी होगी। वो यहाँ पर उन्हें बहाने मारने लगती है कि नहीं, जैसा आप लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। इतने में ही ग्रैंडमा को खून की खांसी आने लगती है तो फिर वो एवी उनके साथ अंदर चला जाता है, जहाँ पर लीज़ा डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर दूसरी ओर एफी को ग्रैंडमा बोलने लगती है कि मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि तुम ही मेरे ग्रैंडसन रहो, तब जाके मैं शांति से जी पाऊंगी। यहाँ पर उतने में आ जाता है हमारा हन, जहाँ पर वो लीसा को देखकर बोलने लगता है कि ये बच्चा तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहा है, अगर ये मेरा बेटा निकला तो फिर तुम देख लेना। यहाँ पर उसे ग्रैंडमा बोलने लगती है कि मैंने ऑलरेडी डीएनए टेस्ट के लिए रिजल्ट भेज दिए है, तो फिर कुछ टाइम में सभी का सभी रिजल्ट आ जाएगा। इतने में डॉक्टर उस रिजल्ट को लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर लीज़ा सोचने लगती है कि अब तो उसका भांडा फूटने ही वाला है, तो फिर वो उसे सब कुछ सच बताने वाली थी। लेकिन इतने में वो रिजल्ट्स देखता है तो रिजल्ट्स नेगेटिव आता है, यानी कि एफी हान का बेटा नहीं है, और यहाँ पर वो उसे रिपोर्ट्स दे देता है। यहाँ पर लीज़ा सोचने लगती है कि एफी तो इसी का बेटा है, तो फिर रिपोर्ट्स में झूठ झूठ क्यों लिखा हुआ है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा डॉक्टर को एफी के बालों का टुकड़ा देती है और ये टीज करते देख लेती है हमारी शीन। एंड यहाँ पर मिस्टर हान गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर हमें पता चल जाता है कि ये शीन ही होती है जिसे डीएनए रिपोर्ट्स को यहाँ से वहाँ पर किया है। फिर बाद में शीन लीज़ा को बोलने लगती है कि देखा, अब तो ये उसका बच्चा भी नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और यहाँ पर तमाशा करना बंद कर दो। दूसरी ओर एफी मन में बोलता है कि इस भयानक आंटी को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और मैं मेरी अपनी मामा का बदला लेकर ही रहूंगा। इसके बाद में हम यहाँ पर एमी को जी के साथ देखते हैं। यहाँ पर एमी जी को अंकल बुलाने लगती है। दूसरी ओर से हान उस कार से जा रहा होता है जो एमी को उसे अंकल बुलाता हुआ सुन लेता है और वो बोलने लगता है कि देखा, मेरा शक सही निकला। फिर वो कार से निकलकर सीधा चला जाता है जी के पास। जी वापस उससे कहता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, लेकिन फिर बाद में हान बोलने लगता है कि अब तो झूठ बोलना बंद कर दो। जहाँ पर लीसा कसम खाने लगती है तो फिर हान को उसकी कसम पे मानना पड़ता है और वहाँ से डिसअपॉइंट होकर निकल जाता है। फिर हमें पुराना वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीन ने लीसा को धमकी दी होती है कि मेरी और हान की शादी बहुत जल्द होने वाली है, अगर तुम्हारे बेटे ने, बेटी ने या किसी ने भी शादी में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो फिर याद रखना, तुम्हारी सिस्टर इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्त यार एफी चुपके से उसकी डैडी के कंपनी में पहुंच जाता है, जहाँ पर हान सोचने लगता है कि इसकी मम्मा को तो इसके बच्चे को कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ पर एफी आते ही उसे डीएनए रिजल्ट देता है, जहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं और एफी अपने डैडी को बताने लगता है कि लास्ट टाइम के रिपोर्ट्स के साथ में किसी ने छेड़खानी किया होगा और अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर हम अभी की अभी टेस्ट करवा सकते हैं। जहाँ पर हान उसे बोलता है कि नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर बाद में वो उसकी मम्मा का नंबर मांगकर उसे कॉल लगाता है और उसे बोलने लगता है कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर तुम मेरी कंपनी में नहीं आई तो फिर तुम देख लेना, क्योंकि एफी मेरे कंपनी में है। और यहाँ पर लीसा आ जाती है। फिर बाद में हान उसे डीएनए रिजल्ट दिखाने लगता है तो लीसा बोलती है कि आखिर तुमने किसे दिया। फिर बाद में हान बोलता है कि मैं अभी भी 5 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट निकलवा सकता हूँ और रिजल्ट पॉजिटिव ही निकलेंगे। फिर बाद में लीसा उसे समझाने लगती है। हान उसे बोलने लगता है कि क्या एमी भी मेरी ही बेटी है, लेकिन लीसा बोलती है कि नहीं, तुम्हें चाहिए तो तुम डीएनए रिजल्ट टेस्ट करवा सकते हो। जहाँ पर हान बोलने लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अब एफी को अपने साथ रखूँगा और एफी की कस्टडी मेरे पास होगी। लीसा यहाँ पर शॉक होकर उसे बोलने लगती है कि बचपन से लेके अब तक मैंने 5 साल तक उसे पाला पोसा है और अचानक से तुम यहाँ पर आकर कहने लगे हो कि तुम उसकी कस्टडी ले लोगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
इतने में ही लीसा को जी का कॉल आ जाता है, जहाँ पर जी उसे बताने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो तुम्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना होगा। फिर यहाँ पर डॉक्टर्स उसे चेक करने लगते हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स लीसा को बोलने लगते हैं कि अब ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें एक इमरजेंसी वाली सर्जरी परफॉर्म करनी होगी। दूसरी ओर वो लोग सर्जरी वाले वार्ड में चले जाते हैं, जहाँ पर हान उस रूम के बाहर खड़ा होता है और अंदर जी उसकी सिस्टर के साथ बात कर रहा होता है। फिर उसकी सिस्टर सिया जी को बताने लगती है कि मुझे ये चीज़ तुम्हें बहुत पहले से कहनी थी, लेकिन इसके पहले जी अपना लव कन्फेस कर देता है और सिया भी उसे यही बात बोलने वाली थी। यहाँ पर तो हान उनकी बातें सुनकर पागल हो जाता है और वो अंदर जाकर जी को बोलने लगता है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, तुम उस लीसा के साथ 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 सिया के साथ तुम दोनों को डेट कर रहे हो, क्या ये लीसा को इन सब बातों में पता भी है या फिर नहीं। और न जाने क्यों यहाँ पर सिया कंफ्यूज हो जाती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो सोचने लगती है कि मेरी बहन मुझे बिट्रे कभी नहीं कर सकती। यहाँ पर जी गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि 5 मिनट के लिए तुम अपना मुंह बंद रखोगे। इतने में ही वहाँ पर लीसा आ जाती है, जो उसे कुछ बोल नहीं पाती। फिर बाद में वहाँ पर सिया उन्हें बताने लगती है, मैं लीसा की सिस्टर हूँ और 5 साल पहले लीसा ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। मैं उसके साथ अब्रॉड नहीं जा सकती, इसके लिए वहाँ पर जी गया था ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। यहाँ पर सच्चाई सामने आ जाती है कि लीसा शादीशुदा नहीं है। इसके बाद में हान उसे पूछने लगता है कि 4 बच्चे, 2 बच्चे तो मेरे हैं, तो बाकी के 2 बच्चे किसके हैं। जहाँ पर लीसा उसे बोलने लगती है कि मुझे नहीं पता, मेरी मेमोरी अच्छी नहीं है, और यहाँ पर वो बहाने मारने लगती है। दूसरी ओर हम उसके सभी बच्चों को देखते हैं जो उस दरवाजे पर मम्मी को बुला रहे होते हैं अपनी। यहाँ पर वो जैसे ही बाहर जाता है तो फिर एबी और ऐश को अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। इतने में ही वो वापस से अंदर आ जाता है और हान लीसा से बोलने लगता है कि मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रहा हूँ, मुझे सच्चाई बता दो। अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो फिर मैं कभी भी लाइफ टाइम में तुम्हें उनका शक्ल देखने नहीं दूंगा, और अगर तुम मुझे सच्चाई बता दोगी तो फिर तुम उनको मिलने आ सकती हो और उनके साथ रह भी सकती हो। और यहाँ पर हान अपने सेक्रेटरी को कॉल कर उन 4 बच्चों के बारे में, साथ ही साथ उसके अब्रॉड में रह रहे हस्बैंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने बोलता है। और इतने में ही हमारी लीसा उसे सारी सच्चाई बताने जाने वाली थी, लेकिन हान को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जो उसे बोलने लगता है कि तीनों के तीनों बच्चे जो है वो एवी से 1 साल छोटे हैं। और यहाँ पर हान शॉक हो जाता है। हान के शॉक होने के साथ साथ लीसा भी शॉक हो जाती है और वो सोचने लगती है कि चारों के चारों तो सेम एज की है, फिर उसका असिस्टेंट उसे झूठ क्यों बोल रहा है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये सब कैसे हुआ। उनके तीनों बच्चे उनकी जितनी भी कॉन्वर्सेशन होती है वो सुन लेते हैं, जहाँ पर हमारा हैकर ये भी बोलने लगता है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं मम्मा का प्रॉब्लम सॉल्व करके रहूँगा। एंड वो अपना हाई फाइव लैपटॉप बाहर निकालता है और अपने काम में लग जाता है, जहाँ पर हान को फेक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उसके असिस्टेंट के थ्रू। और यहाँ पर उन दोनों में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर हान लीसा को बहुत स्ट्रिक्टली बोलता है कि एक बार मुझे सच्चाई का पता चल जाने दो, फिर तुम देखना मैं तुम्हारी क्या हाल करता हूँ। इतने में ही एफी वहाँ पर आता है और कहने लगता है कि आप दोनों झगड़ रहे हो, जहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है कि नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर वो अपने बेटे को वहाँ से लेकर जाता है और लीसा से कहता है कि मैं अपने बेटे का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। फिर यहाँ पर उसके बाकी के तीनों बच्चे प्लानिंग करने लगते हैं कि अब एफी तो अपने डैडी के घर पर चला गया है और हम मॉम डैड को करीब कैसे लाए, क्योंकि वो लोग अक्सर झगड़ा ही करते हैं और अपनी गलती मानने को रहती नहीं। यहाँ पर ऐश बोलने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ। जहाँ पर वो अपने हाई फाई वाले वॉच से उसकी मम्मा को एक कॉल लगाता है और उसकी आवाज़ एकदम बड़े इंसान की तरह बन जाती है, मानो कोई 40 साल का बड़ा इंसान बोल रहा हो। और यहाँ पर वो उसकी मॉम को बोलने लगता है कि मुबारक हो, आपको जी को कंपनी में हायर कर लिया गया है और आप जॉब पर आ सकती हो। फिर उसके तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं, साइड बाय साइड उसकी लीसा मॉम भी। और यहाँ पर लीसा अपने फर्स्ट डे ऑफ जॉब पे चली जाती है, जहाँ पर वहाँ पर मैनेजर उससे काम बताने लगता है। साथ ही साथ वो उसे कहता है कि जाकर फू ग्रुप को एक्वायर कर लो, यानी कि उनके साथ प्रमोशन और कोलैबोरेशन की तैयारी करो। और लीसा मन में सोचती है कि बड़ा अच्छा मौका है हमारे हान को सताने का। इसके बाद में वो हान की कंपनी में चली जाती है, जहाँ हान उसे देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। फिर लीसा उसे सब कुछ बताने लगती है, लेकिन यहाँ पर हान उसका डॉक्यूमेंट्स देकर उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देता है और उसे वहाँ से
जाने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर लीसा उसे सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताने लगती है जहाँ पर उसके फायदे हो सकते हैं, साथ ही साथ लीजा के। लेकिन यहाँ पर हान तो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और उसे बोलने लगता है कि क्यों, तुम्हें एफी से मिलना है क्या? अगर तुम्हें एफी से मिलना है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जहाँ पर तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो। फिर तुम ये जॉब छोड़ देना, फिर तुम फुल टाइम मदर बनने की जॉब करना जहाँ पर तुम अपने बच्चों के साथ रह भी पाओगी। यहाँ पर लीसा को उसकी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से गुस्से में जाने लगती है, उसे धमकी देकर कि तुम देख लेना, मैं एफी को अपने पास वापस ला कर रहूंगी। दोस्त और उसके तीनों बच्चे बैठकर सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते। एमी तो एबी को बोलने लगती है कि क्यों, तुम तो बड़े डींगे मार रहे थे कि वो लोग अगर साथ में जॉब करने लगेंगे तो उनके बीच की दूरियां पास हो जाएंगी, लेकिन ये तो एक दूसरे को अभी भी चिल्लाए जा रहे हैं और झगड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर उसे एक आइडिया आ जाता है जहाँ पर वो हान की कंपनी के सिस्टम को हैक कर लेता है। फिर हान के सभी मैनेजर्स वहाँ पर आके उसे अलर्ट करने लगते हैं और हान को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता कि कौन गधा हैकर है जो मेरे सिस्टम में हैक करने की कोशिश कर रहा है। एंड उसका पूरा डाउट चला जाता है हमारी लीसा की ओर, क्योंकि लीसा उसे धमकी देकर गई होती है। यहाँ पर से हान उठकर जाने वाला होता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर आ जाती है शीन, जो उसे इंसिस्ट करने लगती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर हान उसे गुस्से में बोलने लगता है कि ये सब मेरी कंपनी से हुआ है तो तुम्हें मुझे जस्टिस दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो उसे चिल्लाकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर शीन सोचने लगती है कि 6 साल पहले उसने मेरे हान को मुझसे छीनना चाहा, लेकिन अब और नहीं, मैं कुछ भी करके हान को अपने पास वापस ला के ही रहूँगी। और वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर हान पहुँच जाता है हमारी लीसा के यहाँ पर और वो उसे बोलने लगता है कि ठीक है, तुम मुझसे पर्सनली बदला निकाल सकती थी, लेकिन तुमने मेरी कंपनी के स्टॉक्स पर अटैक क्यों किया? यहाँ पर लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तो वो उसे बोलने लगता है कि अभी के अभी सारे हैकिंग सिस्टम बंद करवा दो। लेकिन लीसा उसे बोलने लगती है कि मैं तो कुछ करवाया ही नहीं है, तो मैं और क्या ही कर सकती हूँ। इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है जो लीसा को बोलने लगती है कि अब तो झूठ बोलना बंद कर दो, हमें सबको पता है कि ये तुमने ही किया है अपना बदला निकालने के लिए। इसके बाद में हान और लीसा एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं और अपने पास्ट की बात याद करते हैं। इसके बाद में शीन उनके बीच में आ जाती है, जहाँ पर वो हान का हाथ पकड़ती है और उनका आई कांटेक्ट तोड़ देती है और ऐसे बोलने लगती है कि मुझे लगता है कि लीसा ने ये जानबूझकर किया है ताकि लीसा मेरे साथ बदला निकाल सके। वो न जाने क्यों बहुत मिसअंडरस्टैंड करती है मुझे। लीसा यहाँ पर बोलने लगती है कि बदला और तुमसे, मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है जो मैं तुम्हें भाव दूँ। और रही बात तुम्हारी, तो तुम हो ही कौन? तुम बार बार कहती रहती हो ना कि तुम हान की फियांसे हो, लेकिन तुम बस उसके फियांसे ही हो, अभी तक तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। और यहाँ पर वो हान का कॉलर पकड़कर उसे किस करने लगती है। यहाँ पर हान भी उसे किस कर देता है। फिर बाद में वो वहाँ से शर्मा कर जाने लगता है। साथ ही साथ वो उसे सिस्टम में क्रैक करने के लिए बोलता है और फिर बोलता है कि अगर क्रैक नहीं हो पाया तो याद रखना, तुम्हारी कंपनी के भी ओवरसीज़ के साथ मैं गिरा दूंगा। फिर यहाँ पर शीन बहुत गुस्से में लीसा के साथ में बात करने लगती है और ऐसे बोलने लगती है कि क्यों, लगता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही है, भूलो मत कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। लीसा उसे चिल्लाकर बोलने लगती है कि अपना मुंह बंद ही रखो, अब मैं वो छोटी बच्ची नहीं हूँ जहाँ मैं तुम्हें मुझे बुली करने दूँगी। इसके बाद में वो उस पर चिल्लाने लगती है, जहाँ पर लीसा उसका गला पकड़ते हुए उसे बैल्कनी के पास लेकर जाती है और कहती है कि एक और शब्द अगर कहा ना तो यहीं से नीचे फेंक दूंगी। शीन बोलने लगती है कि क्यों, तुम्हें बहुत जेलस फील हो रहा है क्या? भूलो मत, तुम जब हान के पास थी तो वो सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ मेरे पास है, तो फिर मैं उसे सब कुछ दिखा सकती हूँ, साथ ही साथ मैं वो फ़ोटो सी को भी दे सकती हूँ। उसके बाद तुम ही जाना है कि तुम खुद के साथ क्या करोगी। लीसा यहाँ पर शीन को बोलती है कि अच्छा जाओ बता दो, तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है? लेकिन नहीं, तुम तो मेरा ही काम आसान कर रही हो। फिर जाके मैं सब कुछ हान को बता दूंगी कि किस तरीके से तुमने उसके ड्रिंक के अंदर ड्रग्स मिलाया था ताकि तुम मुझे सड्यूस कर पाओ और फिर बाद में तुम प्रेग्नेंट हो जाओ, जिसके बाद में हान को तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए ध्यान देखना पड़े और साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके पैसे, सब कुछ तुम्हारा हो जाए। फिर यहाँ पर शीन ये सारी बात सुनकर डर जाती है और यहाँ पर एक बार फिर से लीसा सा गला पकड़ कर बोलने लगती है कि अगर एक बार तुमने वापस ये सारी चीज़ें की तो फिर याद रखना, इस बार तो मैंने बस तुम्हारा गला पकड़ा है, नेक्स्ट टाइम तुम इस बालकनी के नीचे रहोगी।
फिर कभी भी वापस तुम जिंदा नहीं उठ पाओगी। और यहाँ पर शीन उसे माफ़ी मांगकर उसे छोड़ने के लिए बोलती है। कहने लगती है कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम क्या जेल जाना चाहती हो। लीसा बोलने लगती कि भले मुझे जेल जाना पड़े लेकिन मैं तुम्हारे तानों से तो बच जाऊंगी। और फिर वो उसे वहाँ से छोड़कर भाग जाती है। जहाँ पर शीन सोचने लगती है कि मुझे जल्द से जल्द लीसा का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद में शीन अपने असिस्टेंट को कॉल लगा के पूछती है कि आखिर लीसा के सारे बच्चे कहाँ पर है। जहाँ पर वो बोलने लगता है कि ईवी तो प्रेसिडेंट के घर पे है। और लीसा उसे ऑर्डर करती है कि कुछ भी करो उसे हमारी दुनिया से गायब कर दो। दूसरी ओर हान बैठे बैठे अपने किस के बारे में सोच रहा होता है और वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर करता है कि मेरे लिए 99 रोजेस ऑफ बुके लेकर आओ। यहाँ पर उसका असिस्टेंट सोचने लगता है कि क्या ये सब आप लीसा के लिए कर रहे हो। तो बोलता है कि नहीं तो ये तो मैं बस अपनी कंपनी के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर वो लीसा के पास पहुँच जाता है बुके के साथ, जहाँ लीसा उस बुके को देखकर बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी फियांसी जेलस फील करेगी। यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलकर वो बुके देने लगता है। बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत इम्पल्सिवली बिहेव कर रहा था। और साथ ही साथ वो उसे ट्रीट देने के लिए बोलता है। जहाँ पर लीसा एक बहुत महंगा रेस्टोरेंट चूज़ करती है और मम ने बोलने लगती है कि बहुत माफ़ी मांगी है ना इसे, अब मैं इसे बताती हूँ। और वो इसे सभी के सभी महंगे महंगे डिश मंगा लेती है और फिर देखना चाहती है कि आखिर इन सब डिशों को पे कर पाता है या फिर नहीं। फिर खाते टाइम वो बोलने लगती है कि चलो कुछ तो रीज़न होगा ना कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो और मुझे यहाँ तक लेकर आए हो, कुछ तो तुम्हें ज़रूर बोलना होगा, तो बोलो, मैं अच्छे से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। और यहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, जहाँ पर लीसा उसे माफ़ भी कर देती है। तो हान बोलता है कि तुम इतना ईजिली मुझे क्यों माफ़ कर रही हो। तो वो बोलने लगता है क्योंकि तुम्हारे पास मेरा एफी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उससे मिलने दो, साथ ही साथ में तुम मुझसे कोई नुकसान या तकलीफ ना पहुँचाओ। यहाँ पर हान बोल देता है कि ठीक है, जब भी तुम्हें मिलना हो तुम बस मुझे कॉल करके बता दो, फिर मैं वहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा उससे मिलने के लिए। एंड दूसरी ओर के उसे दोनों बच्चे लैपटॉप में की सीसीटीवी फुटेज से सब कुछ देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं कि फाइनली मॉम डैड क्लोज आने लगे हैं। एंड फिर हमें पुराना वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हान अपने असिस्टेंट के साथ होता है और उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि हम हैकिंग सिस्टम को क्रैक बिल्कुल नहीं कर पा रहे, न जाने कैसे ये ठीक होगा। इतने में ही हान सोचने लगता है कि आखिर लीसा को इतना ज़्यादा बड़ा हैकर कहाँ से मिला होगा। फिर कुछ ही देर में हान को कॉल आता है, जहाँ पर एक बड़ा सा आदमी उसे बोलने लगता है कि अगर तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे सिस्टम में क्रैक भर दूँ और उसे नॉर्मल कर दूँ, तो फिर जाकर लीसा से अभी के अभी माफ़ी मांगो। और यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा एबी ही होता है, जो वॉइस चेंज कर कर बोल रहा था। इसके लिए वो उसकी माफ़ी मांगने गया, साथ ही साथ वो आ गया उसे डिनर पर लेकर। इतने में उसके घर से कॉल आ जाता है कि वो बेचारा सीढ़ियों से नीचे गिर गया है। और यहाँ पर लीसा गुस्सा होकर बोलती है कि तुम तो उसका ध्यान रखने वाले थे ना। हान बोलता है कि चलो पहले हमें घर जाकर उसे देखना होगा। और यहाँ पर घर जाके लीसा उसे पूछने लगती है कि कहीं कुछ डेंजर थिंग तो नहीं हुआ है ना, ये अभी भी ठीक है। यहाँ पर डॉक्टर बोलने लगता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बस चोट आई हुई है, बाकी सब कुछ ठीक है। फिर इसके बाद में वो मेड से पूछने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, जहाँ पर मेड बोलने लगती है कि ये तो अपने कमरे में था, फिर न जाने वो कैसी सीढ़ियों से गिर गया खुद ब खुद। लीसा बोलने लगती है कि खुद ब खुद वो बिल्कुल नहीं गिर सकता, क्योंकि मैं मेरे बच्चे को अच्छे से जानती हूँ। और यहाँ पर एफी की आंखें खुलने लगती है, जहाँ पर वो लीसा को बताने लगता है कि मैं एक रूम में था और वहाँ पर एक अननोन लड़का आए, जिन्होंने मुझे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। फिर बाद में हान सीसीटीवी फुटेज के लिए पूछता है, जहाँ पर सभी मेट्स बोलने लगती है कि सीसीटीवी तो हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज तो पूरा का पूरा ख़राब हो चुका है और वो वर्क ही नहीं कर रहा है। यहाँ पर लीसा का गुस्सा आने लगता है और वो हान पर चिल्ला उठती है कि तुम्हारा घर या है फिर बंजर, तुम्हारे घर के सीसीटीवी तो सबसे स्ट्रांग हुआ करते थे, अब क्या हुआ। यहाँ पर हान अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है सीसीटीवी ठीक कराने के लिए। दूसरी ओर हम एबी और ऐश को देखते हैं, जहाँ पर उन्हें सिग्नल मिल जाता है उसके भाइयों से कि वो तकलीफ़ में है और उसे उनकी हेल्प चाहिए। फिर यहाँ पर ऐश एबी को सारी बातें बता देता है, तो एबी बोलने लगता है कि सीसीटीवी का सर्विलेंस कैमरा ही तो ठीक करना है ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और मैं मेरे भाई को प्रूव करके ही रहूँगा कि मेरा भाई इतना पागल भी नहीं है जो खुद ब खुद सीढ़ियों से गिर सकता है। फिर बाद में असिस्टेंट आकर हान को बोलने लगता है कि मैंने सीसीटीवी फुटेज को रिकवर कर लिया है, लेकिन हम उस फुटेज को रिकवर नहीं कर पा रहे क्योंकि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है।
इतने में ही वहाँ पर वो उसे बोलता है कि कुछ भी करो लेकिन वैसे तो रिकवर करके रहो। फिर वहाँ पर एबी और ऐश आ जाते हैं, जहाँ पर वो सोचने लगता है कि ये दोनों के दोनों मेरे जैसे क्यों दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो दोनों झूठ बोलकर बोलने लगता है कि हम तो एबी के फ्रेंड हैं और हमने सुना है उसे चोट पहुंची है तो हम उसे मिलने के लिए आ गए हैं। इतने में ही लीसा आती है जो उनका मुंह बंद कर देती है और उन्हें चुपचाप ऊपर लेकर चली जाती है, जहाँ पर हान बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है। दूसरी ओर लीसा उन्हें बोलने लगती है कि बस एफी से मिलना, यहाँ वहाँ भागदौड़ मत करना, और अगर मुझे कुछ भी पता चला कि तुमने खुराफाती काम किया है तो फिर याद रखना। यहाँ पर से उसकी मम्मा चली जाती है तो फिर ए भी अपना हाई फाई लैपटॉप ओपन कर लेता है, जहाँ पर ऐश बोलने लगता है कि क्या तुम उसे ठीक कर पाओगे, तुम्हें पूरा भरोसा है। तो फिर ए भी बोलता है कि क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? दुनिया की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कंप्यूटराइज जो मैं ठीक नहीं कर सकता, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। एंड जब वो यहाँ पर हान बैठा होता है तो उसका असिस्टेंट आ जाता है और उसे कहने लगता है कि हमने फाइनली उसे रिकवर कर लिया है, जहाँ पर वो एक आदमी को एवी को धक्का देते हुए देखता है, लेकिन उस आदमी की जो शक्ल होती है वो दिखाई नहीं देती। इतने में ही लीसा आती है जो गुस्से में वो वीडियो देख रही थी और बोलने लगती है कि देखा, मैंने कहा था ना कि एवी खुद ब खुद नीचे नहीं गिर सकता। दूसरी ओर शीन का असिस्टेंट आकर उसे बोलने लगता है कि आपने जैसा कहा था ठीक मैंने वैसा ही किया है। तो वो उसे बोलने लगती है कि लेकिन वो सीसीटीवी को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट बहुत कॉन्फिडेंसली बोलता है कि करने दीजिए, वो तो रिकवर कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन इतने में शीन को कॉल आ जाता है हान का, जहाँ पर वो सोचने लगती है कि लगता है हान ने अपना माइंड चेंज कर लिया और वो मुझे भी सॉरी बोलने के लिए बुला रहा है, और वो वहाँ पर घर पर पहुँचकर अपने सपने देखने लगती है। इतने में वहाँ पर लीसा आ जाती है तो लीसा को देखकर वो गुस्सा होने लगती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी हान के घर पर खुलेआम। इतने में ही हान वहाँ पर आता है और उसे वो वीडियो बताने लगता है और कहता है कि आखिर तुमने किसे कहा ऐसा करने के लिए, सारे की सारे सच्चाई बता दो। लीसा उसे कहने लगती है कि मुझे भरोसा रखो, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो फिर लीसा बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुमने जानबूझकर ये किया होगा। शीन कहने लगती है हान को कि देखो ना, ये मुझ पर ब्लेम लगा रही है, मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, और इसकी तो आदत ही है, जो भी काम वो करती है उसका सारा ब्लेम मुझ पर डालने की, बचपन से ऐसा होता आ रहा है। और यहाँ पर वो नाटक करने लगती है रोने का। इसके बाद में हान से बोलने लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये तुम नहीं किया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी इसका पता लगा कर रहूँगा। फिर बाद में वो उसे कहने लगता है कि ठीक है, अब से तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और रही बात तुम मेरी फ़ोन से हो तो मैं अभी के अभी तुम्हारे साथ मेरी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से तुम मेरी एफी के करीबी मत आना, और अगर तुमने उसका बाल विवाह का किया तो फिर तुम देख लेना, मैं तुम्हारी लाइफ एकदम से एकदम गायब कर दूंगा। दूसरी ओर एमी और ऐश दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं। इसके बाद में वो लोग ऊपर अपनी मम्मा को बोलने लगते हैं कि आप यहाँ से जा सकती हो, हम हमारी एफी का ध्यान रख लेंगे। यहाँ पर उनकी मम्मा बोलने लगती है कि तुम तो सबसे ज़्यादा बेस्ट बच्चे हो पूरे वर्ल्ड के। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है हान, जो बोलने लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई है, अगर मैं थोड़ा और अच्छे से ध्यान देता तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एफी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, तुम बस मुझे माफ़ कर दो और तो और मुझ पर भरोसा रखो। यहाँ पर वो उसे कहती है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, और वो दोनों बच्चों को अपने पीछे छुपाने लगती है। लेकिन यहाँ पर हान बोलने लगता है कि हैट वाला बच्चा एफी की तरह क्यों दिख रहा है। लीसा बोलने लगती है कि बचपन में सभी बच्चे एक जैसे दिखते हैं, अब मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पर हान तो उससे जा ही नहीं रहा था और वो बार बार उस बच्चे की शक्ल लेके जा रहा था, जहाँ पर लीसा अपने करीब उसे बुलाती है और उसका कॉलर पकड़कर उसे किस करने लगती है। साथ ही साथ ए भी जो होता है वो ऐश की आंखें बंद कर देता है। फिर यहाँ पर वो उसे इशारा करती है अपने बच्चों को वहाँ से जाने के लिए। ए भी बोलने लगता है कि अब मॉम डैड ने तो किस भी कर लिया है, वो दिन दूर नहीं जहाँ पर वो लोग शादी करेंगे। दूसरी ओर शीन चले जाती है अपने घर पर और जाकर अपनी मम्मा को सब कुछ बताने लगती है। उसकी मॉम बोलती है कि आखिर उसका बेटा बड़ा क्यों नहीं, तो वो कहने लगती है कि ये सब लीसा की वजह से हो रहा है और उसी की वजह से हान ने मेरी एंगेजमेंट उसके साथ तोड़ दी। मॉम उसकी बोलने लगती कि बेटा तुम टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता,
मैं भी देखती हूँ कि लीसा तुम्हारी एंगेजमेंट कैसे तोड़ सकती है। और इसके बाद में लीसा पार्किंग लॉट में जा रही होती है, जहाँ पर वो अपने किस के बारे में सोचने लगती है और बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है। इतने में ही कई सारे गुंडे आते हैं जो उसे पकड़ कर रख देते हैं। फिर बाद में आ जाता है यहाँ पर हान, जो उसके मुंह से वो मास्क उतार लेता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वो गुंडे तो बोलते हैं कि लगता है अब हमारे पास 2 शिकार है और हमें इन दोनों को मारना होगा। तो फिर यहाँ पर वो चला जाता है लीसा को मारने के लिए, लेकिन बीच में हान आ जाता है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर लीसा उसे लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। दूसरी ओर वो गुंडे शीन को कॉल कर बताने लगते हैं, जहाँ पर शीन गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें लीसा को मारना था, ना कि हान को। हान के साथ मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। और यहाँ पर वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर जैसे ही लीसा उसे लेकर ऑपरेशन रूम में चली जाती है, वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर बोलने लगती है कि तुम चारों के चारों बच्चों को लेकर अभी के अभी सेंट्रल हॉस्पिटल में आ जाओ। और यहाँ पर उसके चारों बच्चे आ जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर आकर बाहर आकर बोलने लगती है कि अभान बिल्कुल ठीक है। जैसे उसे होश आ जाता है, उसे मिलने के लिए चले जा सकते हो। इतने में ही एबी और ऐश उसे बोलते हैं कि हमें बाथरूम जाना है, और बहाना मार कर वहाँ से चले जाते हैं और न जाने क्या क्या अपने लैपटॉप में करने लगते हैं, ताकि वो लोग पता कर पाए कि आखिर ये सब कैसे हो पाया है। इसके बाद में वो लोग अंदर बैठे होते हैं, जहाँ पर हान को होश आ जाता है और शीन उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन हान शीन का हाथ हटाकर हमारी लीसा का हाथ पकड़कर बोलता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर हो, तुम्हें देखकर मुझे थोड़ी सी शांति महसूस हो रही है। फिर बाद में वो उसे बोलने लगती है कि ये सब लीसा की वजह से हो रहा है, अगर लीसा वहाँ पर नहीं होती तो फिर तुम्हारे साथ ये सब होता ही नहीं। हान उसे वहाँ पर चुप रहने के लिए बोलता है। फिर वो लीसा को बोलने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मुझे कुछ भी होने दे सकता हूँ, लेकिन एवी को और तुम्हें नहीं। मैं मेरा एक ही बेटा है जिसका मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। लेकिन यहाँ पर लीसा बोल देती है कि 1 नहीं 4 है। और उतने में उसका सेक्रेटरी आ जाता है, जो उसे सीसीटीवी फुटेज बताने लगता है कि उसकी मॉम ने और शीन ने मिलकर ये सारी चीज़ें की है, जहाँ पर सभी गुंडे रहते हैं और प्रूफ भी रहता है कि ये उनकी ही काली करतूत है। यहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है और हान शीन को बोलता है कि अब तक तो एंगेजमेंट ही कैंसिल की थी ना, अब देखना मैं तुम्हें कैसे रोड पर ला कर रखता हूँ। और वो उस कंपनी के साथ सारे प्रमोशन कॉर्पोरेशन बैन कर देता है, साथ ही साथ उनके स्टॉक के प्राइस भी गिरा देता है। यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगते बोलने लगती है कि मैं तो बस लीसा को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हो जाएगा। बाद में हान अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसे अभी के अभी यहाँ से लेकर चले जाओ, मुझे इसकी आवाज़ सुनकर भी बहुत चिढ़ा रही है। इसके बाद में हान उसे पूछने लगता है कि लीसा तो मुझसे कुछ तो बोल रही थी, लेकिन लीसा उसे बोलती है कि भूल जाओ, मैं तो बस ऐसे ही कुछ बोलने का सोच रही थी। उसके बाद में वो उसे लेकर घर पर चली जाती है और जैसे ही वो स्टेयर से नीचे उतरती है, उसके चारों बच्चे बोलते हैं कि वक्त आ गया है डैडी से मिलने का। लीसा उन्हें बोलने लगती है कि माफ़ कर देना, डैडी अभी आराम कर रहे हैं, मैं तुम सबके लिए लंच बना कर आती हूँ। एंड यहाँ पर उसके चारों बच्चे प्लानिंग करने लगते हैं। इसके बाद में वो सभी लोग लंच करने लगते हैं, तो फिर ए भी बोलने लगता है कि मुझे जूस चाहिए, और सभी लोग बोलते हैं कि मुझे जूस चाहिए। यहाँ पर लीसा सभी के लिए जूस और खुद के लिए वाइन लेकर आती है, जहाँ उस वाइन में ए भी मिला देता है ड्रग्स। और यहाँ पर लीसा को वो वाइन पीते ही नशे होने लगते हैं, जहाँ पर वो अपने सेंसेस में नहीं होती। और ऐसा लग रहा था कि हान के बीच और उसके बीच में किस होने वाला है, तो उसके बच्चे अपने आंखें बंद कर चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर हान अपनी लीसा को लेकर ऊपर चला जाता है, जहाँ पर लीसा पुरानी बातें करने लगती है कि तुम इतने सेक्सी कैसे हो सकते हो और तुम इतने क्यूट 4 बच्चों को कैसे जन्म दे सकते हो। हान को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर लीसा बोलना क्या चाहती है। इसके बाद में वो उसे किस करने लगती है, जहाँ पर हान उस किस को रोक देता है और सोचने लगता है कि लीसा अपने ढंग में नहीं है और वो अपने होश और आवाज़ में नहीं है, तो मैं इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता। एंड वो उसे लिटाकर सुला देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लीसा उठती है तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता एंड वो नीचे चली जाती है, जहाँ पर हान ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। जहाँ पर वो आकर ब्रेकफास्ट करने लगती है, तो फिर हान उसे बोलने लगता है कि तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था। लीसा बोलने लगती है कि गलती से मैंने कुछ कर तो नहीं दिया। हान बोलने लगता है कुछ, तुम तो मुझे पूरा सेड्यूस कर रही थी और तुम्हें लगता है रात की बात याद नहीं है, तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। लेकिन लीसा उसे कुछ भी बोलने से मना कर देती है। हान बोलता है कि क्यों, तुम्हें नहीं जाना कल रात को क्या हुआ, कि तुम किस तरीके से मुझे किस किए जा रही थी। और लीसा यहाँ पर शर्माने लगती है। इसके बाद में हान उठकर उसके पास जाता है और उसे कॉफ़ी पीने के लिए बोलता है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि मैं चारों के चारों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ
और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर लीज़ा को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलने लगती है कि तुम कौन होते हो मेरे साथ शादी करने के लिए, तुम तो क्वालिफाइड भी नहीं हो। हान बोलने लगता है क्वालिफाइड, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो मैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता और तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। लीज़ा बोलने लगती है कि मैंने उन्हें 5 साल से पाला पोसा है, तुमने क्या किया है, तुमने तो कुछ भी नहीं किया है, तो ऐसे कैसे मैं बिना जाने तुम्हारे साथ शादी कर लूँ, और मैं ये शादी कभी भी नहीं करने वाली। और गुस्से में वो अपने बच्चों को लेकर ऊपर चले जाती है, जहाँ पर एमी उससे पूछने लगती है कि मम्मा आप डैडी के साथ शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि मैं किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें बहुत स्ट्रगल से पाला पोसा है और अचानक से तुम्हें हो जाए ऐसा मैं बिल्कुल कुछ नहीं होने दूंगी। इसके बाद में वो लोग बोलने लगते कि मम्मा आप इमोशनल मत होइए, हमें आपके साथ ही रहना है और आपके साथ ही रहकर अच्छा लगता है। फिर बाद में वो उन्हें कहती है कि मुझे अब ऑफिस जाना होगा, लेकिन तुम चारों के चारों कोई शैतानियाँ मत करना। फिर यहाँ पर चारों के चारों प्लान करने लगता है, जहाँ पर एमी बोलती है कि मुझे तो लगता है कि डैडी को मम्मा पसंद है, लेकिन मम्मा को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इस वजह से उनका झगड़ा अभी भी चले जा रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। एंड यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं। यहाँ पर हान ऑफिस में होता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे पियानो कंसर्ट के बारे में बताता है, जहाँ पर हान डालने के लिए हाँ बोल देता है। यहाँ पर फिर बाद में वो उसे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम किसी लड़की का दिल कैसे जीत सकते हैं, कि छोड़ो छोड़ो जाने दो, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो सिंगल हो। फिर उसका असिस्टेंट उसे एडवाइस देने लगता है। दूसरी ओर हम शीन को देखते हैं, जो अपनी मॉम को इस कॉन्सर्ट के बारे में बताती है। उसकी मॉम बोलती है कि तुम अब्रॉड जाकर पियानो सीखी थी, भूलना मत, तुम वहाँ जाकर पार्टिसिपेट कर सकती हो और अपनी खोई हुई इज्जत वापस ला सकती हो। दूसरी ओर हम एक इवेंट वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारी लीजा बहुत ब्यूटीफुली रेड कलर का गाउन पहनी होती है और यहाँ पर एमी आकर उसे बोलने लगती है कि मम्मा मेरे पास आपके लिए कोई तो गिफ्ट है। यहाँ पर इसके बाद में हम लोग पियानो वाले कॉन्सर्ट में आ जाते हैं, जहाँ पर शीन पियानो प्ले कर रही होती है और सभी लोग उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि मेरी शीन जैसा तो कोई पियानो कभी प्ले ही नहीं कर सकता। तो फिर एमी बोलने लगती है कि शीन जैसा सच में कोई कभी पियानो प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कितने गलत गलत नोट्स बचाए हैं, किसी को समझ में भी नहीं आएंगे कि आखिर वो कर क्या रही है। फिर यहाँ पर वो सभी को उसके नोट्स बताने लगती है, जहाँ पर लोगों को समझ आ जाता है कि हाँ शीन ने तो सच में गलत नोट्स बचाए हैं। इसके बाद में शीन उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि अभी अभी गिरकर मुझसे माफ़ी मांगो, जहाँ पर एमी बोल देती है कि ना मैं माफ़ी मांगूंगी ना मेरी मम्मा माफ़ी मांगेगी, माफ़ी तो आपको माननी पड़ेगी। फिर यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम छोटी सी हो, जिसे पियानो के बारे में कुछ भी नहीं पता और कब से पकड़ पकड़ किए जा रही हो। यहाँ पर एमी बोलने लगती है कि मैं तुमसे अच्छा पियानो प्ले कर सकती हूँ। फिर बाद में लीजा को भरोसा नहीं होता कि उसकी बेटी को पियानो कैसे आता है। फिर वहाँ पर वो चली जाती है स्टेज पे, जहाँ पर वो बहुत ब्यूटीफुली पियानो प्ले करती है और सभी के सभी लोग उसे कंपेयर करने लगते हैं शीन से और कहते हैं कि इसने तो शीन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा पियानो प्ले किया है। अगर इसे पियानो प्ले नहीं किया होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि पियानो इतना ब्यूटीफुली भी प्ले हो सकता है। जहाँ पर शीन बोलने लगती है कि तुमने जानबूझकर ये सब किया है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको और ये तुम्हारा म्यूजिक हो ही नहीं सकता। इतने में ही हान वहाँ पर आ जाता है, जो बोलने लगता है कि ये सब क्या चल रहा है, जहाँ पर एमी उसे सब कुछ बताने लगती है। हान उसे कहता है कि आखिर कब तक तुम मेरा पीछा छोड़ोगी, अब तो इन्हें बुली करना बंद कर दो। दूसरी ओर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि हान अपने फियांसे के साथ ही ऐसा क्यों बात कर रहा है। फिर हान सभी को बोलने लगता है कि ये मेरी फियांसे बिल्कुल नहीं है, मैंने इसके साथ एंगेजमेंट तोड़ दी क्योंकि ये बहुत ही ईवल इंसान है और ये जो मेरे बाजू में खड़ी है, मैं अब उसे अपना फियांसे बनाना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर वो लीसा को अपने करीब बुलाता है और अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है, जहाँ पर लीसा बहुत खुश हो जाती है। फिर बाद में हम बहुत समय वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर लीसा कुक कर रही होती है और उसके बच्चे सोच रहे थे कि हम लोग अभी तक साथ क्यों नहीं रह रहे हैं डैडी के, जहाँ पर वो लोग बहुत उदास होते हैं। इतने में ही वहाँ पर आ जाती है लीसा की सिस्टर और जी, जहाँ पर लीसा की सिस्टर लिली बोलने लगती है कि अब मैं फाइनली पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। जी बोलने लगता है कि हम वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने जा रहे थे हम दोनों की शादी के लिए, तो फिर लिली इंसिस्ट कर रही थी कि मैं भी अपनी बहन को लेकर जाना चाहती हूँ और उसे एक बार वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो लोग जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर उसके 4 बच्चे प्लान करने लगते हैं कि हमारे पास एक बहुत खुराफाती आइडिया है, हम अपने डैडी को बता देंगे कि वहाँ पर मॉम वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने जा रही है किसी से शादी करने के लिए। फिर डैडी भाग भाग कर यहाँ पर आ जाएंगे मॉम को प्रपोज करने के लिए। फिर यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर जी की होने वाली फियांसी साथ ही साथ लीसा वेडिंग ड्रेस ट्राई करने लगती है। यहाँ पर लीसा जैसे ही बाहर आती है उतने में वहाँ पर आ जाता है हान,
जो उसे बोलने लगता है कि तुम जी के साथ शादी कर रही हो, जी तो तुम्हारी सिस्टर को पसंद करता था ना। जी यहाँ पर वापस सोचता है कि अब इसे वापस से सारी चीज़ें बतानी होगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है इसे। लिसा उसे बोलने लगती है कि बिना सोचे समझे कुछ भी मत बोलो, जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। हान उसे बोलने लगता है कि प्लीज़ ये वेडिंग ड्रेस मत पहनो और किसी से भी शादी मत करो, मैं यहाँ पर हूँ ना, तुम किसी और बंदे को क्यों शादी करना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। और यहाँ पर वो उसे वेडिंग रिंग के साथ प्रपोज कर देता है और बहुत इमोशनली उसे कहने लगता है कि मैं लाइफ टाइम तुम्हारा साथ दूंगा, मैंने एक बार गलती कर दी ठीक है, लेकिन मैं वापस से वो नहीं दोहराऊंगा। और यहाँ पर लीजा उस वेडिंग रिंग को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद में उसके सभी बच्चे घर पर होते हैं, जहाँ पर वो उन्हें बोलता है कि अब रात हो चुकी है, सोने का टाइम आ गया है। तो उसके बच्चे बोलते हैं कि नहीं, अभी भी हमें मम्मा के साथ खेलना है। तो वो बोलने लगता है कि ऊपर चले जाओ, अब मेरा टाइम हो गया है, जहाँ पर वो लोग सोफ़ा पे ही किस करने लगते हैं। इसके बाद में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं। फिर वहाँ पर अचानक से गुंडा आकर लीसा के गले पर चाकू रख देता है और बेचारी लीसा को जान से मारने वाला होता है और वो उन दोनों को बेहोश कर एक जगह पर किडनैप कर लेकर चला जाता है। लीजा और हान सोचने लगता है कि अब तो हमारा बचकर निकलना बहुत मुश्किल है। इतने में हम उस किडनैपर को देखते हैं जो बार बार किसी से कॉल पे बात किया जा रहा था और वो इंसान उसे बार बार इंस्ट्रक्ट किया जा रहा था कि आखिर तुम्हें क्या करना है। इतने में ही उसके चारों के चारों बच्चे उन्हें बचाने आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उनका हाथ छुड़ा देते हैं। फिर बाद में यहाँ पर हान अपनी पावर्स दिखाकर उस गुंडे को मार देता है। फिर यहाँ पर एफी बोलने लगता है कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एबी ने सारी सिचुएशन हैंडल कर ली है। जहाँ पर ये सारी चीज़ें वो आंटी शीन कर रही थी और उन्हें पुलिस वालों ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके बाद में हम फाइनली वेडिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जी की फियांसे लिली और हान की फियांसे लीजा दोनों की दोनों वहाँ पर आती है एक साथ अपने अपने फियांसे के साथ शादी करने के लिए और वो दोनों बहुत खुश होती है। लीजा बोलने लगती है कि देखा, आखिर हमारी फाइनल विश पूरी ही हो गई और आखिर हम खुशी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।